हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, संवेग या इमोशंस। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको प्रेरणा के बारे में बताया था। प्रेरणा किसे कहते हैं, प्रेरणा के तत्व कौन कौन से होते हैं, जन्मजात प्रेरक कौन कौन से होते हैं, और इसी चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक है, संवेग या इमोशंस। संवेग शब्द जो है वो अनेक प्रकार के अर्थ संवेग से हो सकते हैं। जैसे कैंडलैंड ने ये कहा कि सब व्यक्तियों का नहीं, फिर भी अधिकांश लोगों का यह एक महत्वपूर्ण गुण है। मतलब संवेग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाता है, और संवेग जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। संवेग का अगर हम इंग्लिश में शब्द देखें तो इमोशंस कहते हैं, और इमोशंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिला देना, भड़क उठना या उद्दीप्त होना। अर्थात अगर हम संवेग का शाब्दिक अर्थ देखें तो संवेग का अर्थ है व्यक्ति को उत्तेजित कर देना या उसको एकदम उद्दीप्त कर देना। संवेग भाव या अनुभूति के समान ही होता है। जब भाव की मात्रा बढ़ जाती है तब शरीर उद्दीप्त होता है, और इस उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग कहा गया है। संवेग से मतलब है भय, क्रोध, प्रेम, चिंता, ईर्ष्या, जिज्ञासा आदि, ये सभी संवेग हैं। और संवेगों के कारण व्यक्ति कभी कभी इतना प्रेरित हो जाता है कि वो अनेक बड़े बड़े काम कर जाता है, अपने देश, जाति, धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे देश प्रेम एक बहुत ही शक्तिशाली संवेग है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। तो संवेगों की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे वुडवर्थ ने 1949 में संवेग के बारे में कहा कि प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है और भाव ही साथ ही क्रियात्मक रूप भी है। मतलब प्रत्येक संवेग के साथ एक अनुभूति जुड़ी हुई होती है, फीलिंग जुड़ी हुई होती है। ये फीलिंग प्रेम की, घृणा की, ईर्ष्या की, किसी भी तरह की हो सकती है। तो संवेग के साथ भाव जुड़े हुए होते हैं। यंग ने इस संबंध में कहा है कि संवेग जो है वो संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरावय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यंग की इस परिभाषा को अगर हम देखें तो उनका कहना है कि जो संवेग है वो संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। उपद्रव से मतलब है कि शरीर में संवेग की अवस्था में हलचल उत्पन्न होती है, एक तरीके से उपद्रव उत्पन्न होता है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, मानसिक कारणों से होती है, और इसमें व्यवहार, चेतन अनुभव और आंतरिक क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो यंग की ये परिभाषा संवेग को समझने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने संवेग की परिभाषा दी है। जैसे इंग्लिश ने 1958 में संवेग की परिभाषा दी। उन्होंने ये कहा कि संवेग एक जटिल भावना स्थिति है। इसमें गत्यात्मक और ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं, अथवा यह वह जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावय क्रियाएं महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि संवेग एक जटिल भावना स्थिति है। इसमें बहुत तरह की भावनाएं सम्मिलित होती हैं, और इसमें ग्रंथीय क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि जब संवेग की स्थिति में व्यक्ति होता है तो उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जो ग्लैंड्स हैं जैसे इंसुलिन ग्लैंड्स हैं उससे
जो शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है उसकी क्रियाशीलता बढ़ने के कारण। और इसके अलावा आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे संवेग के समय हृदय गति का बढ़ जाना और मेटाबॉलिक प्रोसेस का अवरुद्ध होना, इस तरह की आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं। तो इसके अलावा आइजनिक और उसके साथियों ने भी संवेग की परिभाषा 1972 में दी। उनका कहना है कि संवेग व्यवहारिक रूप से अनुभव के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यह जटिल अवस्था है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति का अधिक बढ़े हुए रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें व्यक्ति का व्यवहार पहुंच, अप्रोच या वापसी की ओर संगठित होता है तथा अनुभूत आकर्षण या प्रतिकर्षण की सूचना देता है। ये परिभाषा काफ़ी विस्तृत है और इसमें संवेग के सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो संवेग के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं संवेग के, वो इस प्रकार उनका वर्णन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो तत्व है संवेग का, वो ये है कि संवेग एक प्रकार की अनुभूति है अथवा व्यवहारिक रूप से यह अनुभव के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। मतलब संवेग में एक अनुभव या अनुभूति सम्मिलित होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। मतलब जैसे मान लीजिए क्रोध का संवेग है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जैसे किसी के प्रति घृणा है, किसी व्यक्ति से बदला लेने की भावना है। इस तरह की जब मानसिक स्थिति होती है तो उसमें क्रोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि यद्यपि यह एकाएक उत्पन्न होती है फिर भी संवेग उत्पन्न होने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है। मतलब जो संवेग है वो उत्पन्न होने के लिए कोई आवश्यक स्थिति नहीं है, परंतु कोई ना कोई उद्दीपक का होना आवश्यक है। जैसे भय का संवेग है, मान लीजिए कोई आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई जंगली जानवर आपको मिल जाए तो उससे भय की स्थिति उत्पन्न होगी। मतलब कोई ना कोई परिस्थिति, कोई स्थिति होना संवेगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। अगला जो तत्व है संवेग का, वो है कि संवेग में शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन पाए जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन से मतलब है कि संवेग के समय हमारी मुखाकृति, हमारी आवाज़ और शारीरिक मुद्रा में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। और आंतरिक परिवर्तन में अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, मांसपेशियों का संकुचन, अंकुचन और इसी तरह से हृदय गति का बढ़ जाना, ये सभी आंतरिक परिवर्तन भी पाए जाते हैं। अगला जो तत्व है संवेग का, उसमें ये कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति में व्यक्ति वस्तुओं या उद्दीपकों का अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। मतलब जो स्थिति उसके सामने होती है व्यक्ति उसको वो बढ़ा चढ़ाकर अपने मस्तिष्क में धारण करता है और इस वजह से संवेगों की उत्पत्ति होती है। अगला है कि संवेग से इस बात की सूचना मिलते ही कि व्यक्ति के द्वारा अनुभूति, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है। कि मतलब संवेग से इस बात की सूचना मिलती है कि व्यक्ति के द्वारा अनुभूति, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है। पहुंच और वापसी, मतलब अप्रोच व्यक्ति करेगा या वहाँ से विड्रॉल करेगा। अगला जो तत्व है संवेग का, वो है कि संवेग में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जैसे मतलब इसमें उपद्रव की अवस्था कही गई है एक परिभाषा में। तो संवेग के समय पूरे शरीर में एक तरीके से उथल पुथल सी मच जाती है, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। तो इस तरह से ये जो अव्यवस्था है उसी के कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में।
इस अव्यवस्था की जो तीव्रता है वो कम भी हो सकती है और बहुत अधिक भी हो सकती है। तो जैसे क्रोध की अवस्था में व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधित भी अनुभव कर सकता है और कम क्रोधित भी अनुभव कर सकता है। अगला जो तत्व है वो है कि संवेग कुछ ही व्यक्तियों में नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों में पाया जाता है। मतलब संवेग की जो ये स्थिति है ये सार्वभौमिक है और सभी लोगों में, सभी देश में, सभी जातियों में इस तरह के जो संवेग हैं वो पाए जाते हैं। ये एक सार्वभौमिक अवस्था कही जा सकती है। अगला है संवेग जो है वो व्यक्ति को आकस्मिक स्थितियों में सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में व्यक्ति की क्रियाशीलता अधिक बढ़ जाने से वह खतरनाक परिस्थितियों से अपनी रक्षा कर सकता है। मतलब संवेग की स्थिति में व्यक्ति में अत्यधिक शक्ति वो अनुभव करता है और शक्ति अनुभव होने से व्यक्ति अब उस परिस्थिति का सामना कर सकता है जो परिस्थिति अचानक उसके सामने उपस्थित हो जाती है। और क्रियाशीलता बढ़ जाने से, जैसे क्रोध की स्थिति है, क्रोध की स्थिति में व्यक्ति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वो उस क्रोध के माध्यम से अपने आप को बचाने का भी प्रयास करता है। इसी तरह से भय की स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक शक्ति अनुभव करता है और उस भय उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। अगला जो है तत्व वो है कि यह एक प्रकार की मनोशारीरिक क्रिया है। मनोशारीरिक से मतलब है कि इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्रियाएं पाई जाती हैं। मानसिक से मतलब है शरीर के आंतरिक अंगों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शरीर के बाहरी परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। जैसे क्रोध की स्थिति में व्यक्ति हाथ पैर चलाना, भ्रुकुटी मुठ्ठियाँ बंध जाती हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं। इसी तरह से चेहरे की भाव भंगिमा से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। तो ये एक प्रकार की मनोशारीरिक साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, ये संवेग की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। और संवेग किसे कहते हैं, संवेग मतलब संवेग के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है, इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा संवेग का। अगले वीडियो में संवेग के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे कि संवेग और भावना में क्या अंतर है और संवेग जो है वो उसमें शारीरिक परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और आंतरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।